Hello guys, this is Zoologist AK and my name is Aarti Kaushik and I'm here to talk about the cloning vectors, and this is part 2 of my this topic. And in this video I will start with the virus based vectors. So when I'm talking about the virus based vector, the first question that arises or that comes in our mind is why we use virus based vector, as I have discussed about plasmid vectors. So what is the need of using virus vector when we already have this plasmid vectors? तो इसका आंसर ये है कि जो प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं उसमें हम लार्ज साइज का जो डीएनए है फ्रेगमेंट, जो हमारा डीएनए डिजायर फ्रेगमेंट होता है जिसकी हमें क्लोनिंग करनी होती है, वो इंसर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, मान लो हमें 5 kb के साइज से ज़्यादा अगर यूज़ करना है, इंसर्ट करना है प्लाज्मिड में, तो उसकी वजह से प्लाज्मिड का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो जो प्लाज्मिड प्लस हमारा 5 kb या 5 kb से जो ग्रेटर हमारा इंसर्ट फ्रेगमेंट है वो मिलके जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाएगा वो इतना बड़ा हो जाएगा कि बैक्टीरिया उसको अपटेक नहीं कर पाता और वो बैक्टीरिया में एफिशिएंटली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इसलिए हम बैक्टीरियोफेज का यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया प्लस वायरस, इसका यूज़ करते हैं जो अडेप्ट की गई है प्रोपेगेट करने के लिए लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं बैक्टीरियोफेज को, वो होती है हमारी बैक्टीरियोफेज लैम्डा। मोस्टली जो हम बैक्टीरियोफेज को एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं वो होती है हमारी बैक्टीरियोफेज लैम्डा। जो फेज लैम्डा है उसकी यूज़ करने की जो एडवांटेज है वो ये है कि इसका जो जीनोम होता है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसका साइज़ 49 kb है, जो काफ़ी सूटेबल होता है ताकि इसका जो होस्ट होता है, इसका होस्ट होता है ई कोलाई। ये ई कोलाई में ही क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, तो वो अप्रोप्रिएट साइज़ होता है इसका। ये इन्फेक्ट करती है ई कोलाई को हाई एफिशिएंसी के साथ। अगर हम फेज लैम्डा की बात कर रहे हैं तो इसमें जो डीएनए है वो 2 पाथवे को फॉलो करता है जब वो रेप्लिकेशन के मोड में चलता है। एक होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल और एक होती है हमारी लाइटिक पाथ। एक होता है हमारा लाइसोजेनिक पाथ और एक होता है हमारा लाइटिक पाथ। तो जब हम पहले अगर हम लाइसोजेनिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है किसका, फेज का, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर जाता है और उसके जो जीनोम होता है, बैक्टीरिया का जीनोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब रेप्लिकेट करते हैं तो उसके साथ वो इंटीग्रेट कर जाता है और ई कोलाई क्रोमोसोम में वो डोरमेंट स्टेट में रहता है। जब तक इसे एक्सीजन के सिग्नल नहीं मिलते तब तक जो फेज का डीएनए है और फेज का जो क्रोमोसोम है डबल स्टैंडर्ड, जो उसका लीनियर जो जीनोम है वो किस में रहेगा, डोरमेंट स्टेट में रहेगा। किसके साथ इंटीग्रेट होके, ई कोलाई के जीनोम के साथ। डोरमेंट स्टेट में तब तक रहेगा जब तक इसको ऑक्सीजन के सिग्नल नहीं मिलते। तो इस स्टेज को हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। सेकेंड लाइफ साइकिल जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है वो होती है लाइटिक लाइफ साइकिल। इसमें जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेल में एंटर करने के बाद रेप्लिकेट करता है। मतलब जैसे ही फेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगी वैसे ही वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर चुकी है। और इसमें जो फेज का जो हेड होगा और जो फेज का जो टेल होगी उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो रैपिडली सिंथेसाइज होंगे, क्योंकि फेज क्या कर रही है, वो मल्टीप्लाई कर रही है और न्यू फंक्शनल फेज असेंबल्ड हो जाएगी। फिर जो फेज की सेल होती है वो जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देगी, यहाँ पे लाइसिस आउट कर देगी और नियर बाय जो ई कोलाई की सेल्स होगी उनको इन्फेक्ट कर देगी। जो फेज लैम्डा होता है, हम यहाँ पे बैक्टीरियो फेज लैम्डा की बात करें तो वो कब होता है, जब ई कोलाई को इन्फेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे जो फेज लैम्डा है उसमें कुछ एक्सट्रीम साइट प्रेजेंट होती हैं। एक्सट्रीम साइट्स या बोले हम उसको एक्सट्रीम एंड भी बोलते हैं। और ये एक्सट्रीम एंड जो होता है वो 12 बेस पेयर लॉन्ग होता है, सीक्वेंस होते हैं। इसको हम कोस साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस साइट बोलते हैं। कोस मीन्स कोहेसिव साइट्स बोलते हैं। ये एसिमेट्रिकल होती हैं और ये सिमिलर होती है रेस्ट्रिक्शन साइट की। और ये जो कोस साइट्स होती हैं ये लोग करती हैं फेज डीएनए को कि वो फेज का जो लीनियर डीएनए है वो सर्कुलाइज हो जाए बैक्टीरिया की सेल्स में जाके। तो ये जो कोस साइट्स होती हैं ये मेजर रोल प्ले करती हैं फेज के रेप्लिकेशन में। तो इन कोस साइट्स की वजह से जो फेज होती है वो एफिशिएंटली रेप्लिकेट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉनकैटमर्स फॉर्म होते हैं और फेज जीनोम के जो कोस साइट्स जो होती है उस पर वो क्लीव हो जाते हैं, क्लीव्स हो जाते हैं, जिसके बाद हमारी बहुत सारी फेज फॉर्म हो जाती हैं। तो जो ज़्यादातर फेज लैम्डा है उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो फेज लैम्डा होती है उसका यूज़ हम जीन लाइब्रेरीज़ के प्रोडक्शन में करते हैं, जीन लाइब्रेरीज़ को बनाने में करते हैं। क्योंकि
रीज़न क्या है कि जिन लाइब्रेरीज़ को अपनाने में हम फेस लैम्डा का यूज़ करते हैं, वो दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को, जो हमारा डिज़ायर फ्रेगमेंट होता है, उसको इंटीग्रेट कर लेती है और उसको ये क्या करती है, क्लोन करती है। और सेकंड रीज़न यहाँ पे ये है कि ये ई कोलाई की जो सेल है उसको एफिशिएंटली इन्फेक्ट करती है और उसमें एफिशिएंटली एंटर कर जाती है। पर अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें साइज़ 25 के भी लॉन्ग डीएनए को लैम्डा फेज में इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा। तो इस टाइम पे हमें जो लैम्डा फेज होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ नॉन एसेंशियल डीएनए को क्लीव करना पड़ेगा ताकि हम लैम्डा फेज का जो साइज़ है उसको मेंटेन कर सकें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लाइसोजेनिक साइकिल को कोड करते हैं जो जीन, उसको कंसिस्ट करने वाले सीक्वेंस को हम कट कर देंगे और हम क्या चाहेंगे कि लाइटिक पाथ ही बचे। क्यों? क्योंकि ये जो पाथवे होता है, इसके थ्रू जो बैक्टीरियोफेज होती है वो अपनी नेबरिंग बैक्टीरियल सेल्स को हाईली क्या करती है, इन्फेक्ट करती है और हाईली एफिशिएंटली ये रेप्लिकेट करते हैं। इसलिए हमें जरूरत किसके, लाइटिक पाथ के। इसीलिए हम लाइसोजेनिक पाथवे को इनकोड करने वाले जो जीन्स होते हैं उसको क्या कर देंगे, क्लीव कर देंगे और उसके प्लेस पे अपने उस डिजायर जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह जो हमारा फेस होता सॉरी तो इस तरह जो हमारा फेस होता है वो एक वायरल प्रोटीन पार्टिकल्स की फॉर्म में असेंबल हो जाता है। वायरल प्रोटीन पार्टिकल्स कब होता है असेंबल, जब हम लाइसोजेनिक वाले पाथवे को कोड करने वाले प्रोटीन जो जीन होते हैं उसको कट करके वहाँ पे अपने इंजर्ट को प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, वायरल प्रोटीन पार्टिकल फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम लाइसोजेनिक पाथवे को कोड करने वाले प्रोटीन्स को कट कर देंगे, जीन को कट कर देंगे और वहाँ पे हम अपने इंजर्ट को इंजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ को और इस प्रोसेस को इन विट्रो पैकेजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन विट्रो पैकेजिंग। फिर इस रिकम्बिनेंट फेज को यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए एगार प्लेट पे, उस एगार प्लेट पे जिसमें हमारा ई कोलाई जो है हमने कल्चर किया और उसकी कॉलोनी फॉर्म की है ताकि ये उस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट कर सके। फिर ई कोलाई जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जैसे ये रिकम्बिनेंट पार्टिकल रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लाइसोजेनिक पाथवे वाले तो जो जीन है वो कट डाउन हो चुके हैं, लाइटिक पाथवे वाले रहते हैं, तो ये रेप्लिकेट करेगा सेल में, सेल को इन्फेक्ट करते ही। तो लाइटिक ग्रोथ वाले जो जीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सेल लाइसिस करते हैं, क्योंकि वो सेल जो सेल है उसको कट कर देते हैं बैक्टीरिया की और सराउंडिंग ई कोलाई सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लाक फॉर्म हो जाता है किसका, लाइज्ड सेल्स का। किस पे हम बोले तो जो पेट्री डिश है उसमें सारी बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो वो बैकग्राउंड का काम करती है। तो उस लोन में बैक्टीरियल सेल्स की और उस बैकग्राउंड में बैक्टीरियल सेल्स की एक प्लाक कंसिस्ट हो जाता है लाइज्ड सेल्स का। जो क्लोन्ड फॉरेन डीएनए होते हैं वो रिकवर्ड किए जाते हैं वायरसेस से फ्रॉम दिस ब्लॉक, एंड उनका जो एनालिसिस है वो किसके थ्रू किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के थ्रू, रेस्ट्रिक्शन मैप्स के थ्रू किया जाता है या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के थ्रू किया जाता है। ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको आगे एनालाइज किया जाता है। जनरली हम बात करें तो जो लैम्डा फेज होती है, लैम्डा फेज जो वेक्टर्स होते हैं उसके दो वेक्टर्स, जो बेसिकली टू टाइप्स के वेक्टर हैं जो डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा लैम्डा इंजर्शन वेक्टर, सेकंड होता है हमारा रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं इंजर्शन वेक्टर की, तो ये लेस डीएनए को एक्सेप्ट करता है, मींस इसमें जो डीएनए इंसर्ट किया जाता है उसका स्मॉल साइज होता है, कम अमाउंट होती है, बिकॉज इसमें जो डीएनए इंसर्ट किया जाता है उसमें वो अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन साइट के थ्रू किया जाता है। तो जो अप्रोप्रिएट होगा वही क्या किया जाएगा, इसमें इंसर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो जो सेगमेंट है यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, लाइक इको R1। सेम एंजाइम हमारा जो डिज़ायर फ्रेगमेंट होगा उसको कट करेगा, फिर वो अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन साइट के थ्रू कट करके यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, इसीलिए ये लेस डीएनए को एक्सेप्ट करता है इन कंपैरिजन टू रिप्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिप्लेसमेंट वेक्टर की, तो रिप्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रल रीजन होता है, ये जो बीच में शो किया गया वो क्या है, सेंट्रल रीजन डीएनए का, वो असेंशियल नहीं होता लाइटिक ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैंने अभी बात की थी बैक्टीरियोफेज में हम लाइसोजेनिक साइकिल को कोड करने वाले जीन को कट कर देते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें लाइटिक साइकिल चाहिए, क्योंकि लाइटिक जो साइकिल है उसके थ्रू जो फेज होती है वो जल्दी प्रोपगेट करती है, रेप्लिकेट करती है और वो अपनी सराउंडिंग बैक्टीरिया सेल्स को भी जल्दी इन्फेक्ट करती है।
तो ये जो सेंट्रल पार्ट है वो नेसेसरी नहीं होता लाइटिक ग्रोथ के लिए, तो इसको रिमूव किया जाता है डबल डाइजेशन के थ्रू। डबल डाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, एक को R1 एंड बैम H1। डबल डाइजेशन किया जाता है तो उसके थ्रू हम इस साइट को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से दो DNA फ्रेगमेंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। एक को हम बोलते हैं राइट फ्रेगमेंट, एक को बोलते हैं हम लेफ्ट फ्रेगमेंट। दो फ्रेगमेंट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो जो सेंट्रल स्टफर फ्रेगमेंट है जिसको हमने कट किया है यहाँ पे, उसको हम एक इंजर्शन फ्रेगमेंट के थ्रू क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और उनको लेफ्ट और राइट आर्म के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमारा फंक्शनल रिकम्बिनेंट लैम्डा फेज आ जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है रिप्लेसमेंट वेक्टर का वो होता है हमारा लैम्डा EMBL और लैम्डा जेप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंजर्शन वेक्टर की तो इसके एग्जाम्पल होते हैं लैम्डा GT10 एंड लैम्डा कैरोन 16A। तो बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं लैम्डा GT10 करते हैं, इसमें हम जो स्टडी करेंगे लैम्डा जैप करेंगे। समझते हैं इसको। तो जब हम बात करते हैं लैम्डा जैप की, जो कि एक एग्जांपल है हमारा रिप्लेसमेंट वेक्टर का, तो ये क्या होता है, ये हमारा कमर्शियली प्रोड्यूस्ड किया जाता है ये क्लोनिंग वेक्टर, और इसमें यूनिक क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग साइट्स प्रेजेंट होती हैं और जिसको क्लस्टर किया जाता है एक साइट में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मतलब कि इस साइट को डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर सकते हैं, और जो हमारा डिजायर DNA फ्रेगमेंट होगा जो हमें इंजर्ट करना होगा उसको भी डिफरेंट हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंजर्ट कर सकते हैं। बट क्या होगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन करना चाहिए। तो मतलब क्या है कि जो यूनिक क्लोनिंग साइट्स हैं उनको एक साइट पे क्लस्टर कर दिया गया है, जिसको बोला गया है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये लोकेट करती है विद इन लेक जेड वाली साइट पे के बीच में लोकेट करती है। और जो हमें ब्लू लेग जेड हमारा जो जीन है, जैसे हमारा लेग ओप्रोन वाला जो जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करी थी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो उसके लिए ये यहाँ पे स्क्रीनिंग सिस्टम जो है उसके लिए ये यहाँ पे एडवांटेज देता है। जो हमारा एक इंजर्शनल इनएक्टिवेशन सिस्टम है उसके लिए भी ये यहाँ पे एडवांटेज देता है। और जो हमारा लैम्डा जेप होता है वो जो है वो एक्सप्रेस करता है फॉरेन क्लोन DNA को अपने वेक्टर के थ्रू। ऐसा किसी भी वेक्टर में नहीं होता है, पर इसमें होता है कि वो अपने फॉरेन DNA को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसकी एक एडवांटेज यहाँ पे और बढ़ जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट को, क्योंकि ये उसको एक्सप्रेस कर रहा है तो हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। तो ये जो स्क्रीनिंग है ये कंडक्ट की जाती है एंटीबॉडी प्रोब्स के थ्रू। एंटीबॉडी प्रोब क्रिएट करके उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोब क्रिएट किया जाता है, और हम अपनी स्क्रीनिंग करते हैं उस डिजायर्ड और इंजर्टेड प्रोटीन प्रोडक्ट की। ये जो लैम्डा जैप होता है ये प्रोड्यूस करता है RNA ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम सर्कुलर RNA भी बोलते हैं, और बोले तो राइबो राइबो मतलब RNA जो प्रोब्स हैं वो क्रिएट करने के लिए भी जो हमारा लैम्डा जैप है, जो कि जो रिप्लेसमेंट वेक्टर है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये पॉसिबल इस वजह से हो पाता है कि हम राइबो प्रोब प्रोड्यूस कर पाते हैं लैम्डा जेप की हेल्प से, क्योंकि इसमें दो प्रमोटर होते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम के लिए वेक्टर में। एक होता है T7, एक होता है इसमें T7 प्रमोटर, और एक होता है इसमें T3 प्रमोटर, जो जिनके बीच में लाइक करता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो ये अलो करता है ऑटोमेटिक एक्सीजन। वीवो में ये जो साइट है ये ऑटोमेटिक एक्सीजन करवाती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स का, अबाउट 2.9 KB लॉन्ग जो फ्रेगमेंट है उसका एक्सीजन करवाती है और कॉलोनी प्रोड्यूस कर देती है। लाइक फेजमिड वगैरह ये प्रोड्यूस करती है। फेजमिड का मतलब होता है फेज प्लस प्लाज्मिड। तो ऐसे छोटे छोटे वेक्टर्स क्लोनिंग वेक्टर ये प्रोड्यूस करती है, जैसे P ब्लू स्टिक SKP, जैसे यहाँ पे शो किया गया है ब्लू स्क्रिप्ट फेजमिड साइट। तो ये प्रोड्यूस करेगी P ब्लू स्क्रिप्ट SK, जो कि जो क्लोनिंग वेक्टर होगा फेजमिड होगा हमारा। जैसे हमारा M13 होता है प्लाज्मिड और फेज से मिलकर जो हमारा जो वेक्टर बनता है, सेम ये हमारे फेजमिड वेक्टर्स को प्रोड्यूस करेगी। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं DNA इंजर्ट किया गया है मल्टीपल क्लोनिंग साइट में। तो वो हमारा जो प्लाज्मिड वाला, मान लो हमने यहाँ पे DNA इंजर्ट किया तो वो फेजमिड वेक्टर साइट पे जाके इंजर्ट हो जाएगा, और वो हमें फेजमिड टाइप का एक क्लोनिंग वेक्टर देगा जो इन्फेक्ट करेगा E. कोलाई को, और फिर उसमें हम हेल्पर फेज ऐड करेंगे।
क्या होता है, ये जो टेक्निक होती है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रेस्क्यू करने के लिए, और ये सुपर इन्फेक्शन के थ्रू की जाती है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब है जहाँ पे हम हेल्पर फेज को यूज़ करते हैं। हेल्पर फेज जो है वो ऐड की जाती है सेल्स में, जो उन सेल्स में जो सेल्स ग्रो की जाती हैं ज़्यादा टाइम के लिए, एडिशनल पीरियड के लिए। मान लो अगर बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम 8 आवर है, तो उसमें 4 आवर एक्स्ट्रा जो सेल्स इंक्यूबेट की जाएंगी और कल्चर की जाएंगी, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेल्पर फेज। तो यहाँ पे हेल्पर फेज ऐड की जाती हैं जो एक्स्ट्रा 4 आवर के लिए ग्रो की गई हैं। तो जो हेल्पर फेज हैं वो डिस्प्लेस कर देती हैं स्ट्रैंड को किसके अंदर, लैम्डा जेप वेक्टर के अंदर, जिसमें क्या है, जो लैम्डा जेप वेक्टर है उसके अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया गया है। तो उसमें वो एक स्ट्रैंड को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी बाय एक्सीजन ऑफ फेजमिड। फेजमिड का एक्सीजन करके वो फॉरेन डीएनए को यहाँ से क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारा फेज है, फिलामेंटियस फेज है, वो क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज्ड हो जाएगा और पैकेज्ड हो जाएगा। तो ये जो पैकेज्ड फेजमिड है, यहाँ पे फेज प्लस प्लाज्मिड है, वो सिक्रेट होगा किससे, इस ई कोलाई की सेल से। तो जो यहाँ पे लैम्डा जेप है, हम कह सकते हैं कि ये जो लैम्डा जेप वेक्टर है, जो कि एक रिप्लेसमेंट वेक्टर है, ये अलो करता है नंबर ऑफ diverse form of manipulations without recloning और subcloning of foreign DNA fragments। बट अगर हमें किसी डिफरेंट टाइप्स के होस्ट में अगर हमें क्लोनिंग करनी है, तो उस टाइम पे हमें सब क्लोनिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज इट इज़ ए कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रिप्लेसमेंट वेक्टर, इट इज़ वेरी एडवांटेजियस एंड इट अलो ए डाइवर्स फॉर्म ऑफ manipulations during cloning process। नेक्स्ट इज आर M13 एंड फेजमिड बेस्ड वेक्टर्स। जो M13 होता है वो एक फिलामेंटियस कोलीफेज होता है, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। जब हम M13 की बात कर रहे हैं, तो जो M13 है वो ई कोलाई होस्ट में रहता है, वो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। तो जैसे ही M13 जो क्लोनिंग वेक्टर है वो ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा, तो उसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। तो वो जो रेप्लिकेट होगा तो वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल की फॉर्म में रेप्लिकेट होगा, बट बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड वायरोन की फॉर्म में, ताकि वो बाद में बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है उसको लाइस आउट कर सके, उसको ब्रेक डाउन करके वो बाहर निकल जाएगा। वो विरियन क्या होता है, एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो वायरस में बेसिकली प्रेजेंट होता है, तो वो उसकी फॉर्म ले लेगा और जो कल्चर मीडिया में जो हमारी कल्चर प्लेट होगी उसमें और जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे उनको इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जो फीचर होता है M13 का एंड फेजमिड बेस्ड वेक्टर्स का, वो उनको आइडियल बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी टेक्निक्स है मोलिकुलर बायोलॉजी में जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए, लाइक चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग के लिए या इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के लिए। क्योंकि इन जो टेक्निक्स के लिए, लाइक मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग की और इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस की, तो इन दोनों ही टेक्निक्स के लिए हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि M13 जो है बाद में वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म ले लेता है और वो क्या बना देता है, एक विरियन लाइक जो है जीनोमिक स्ट्रक्चर बना लेता है, ताकि वो दूसरे ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके। जो M13 है, और क्या होता है फेजमिड एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पहले बात की ब्लू स्क्रिप्ट SK की। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या करते हैं, ई कोलाई को इन्फेक्ट कर देते हैं और इन्फेक्ट करने के बाद एक मेल स्पेसिफिक F पाइलस जनरेट करते हैं। अगर रिकम्बिनेशन पड़ा है बैक्टीरिया में तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं, F पॉजिटिव F नेगेटिव F पाइलस बनता है। कंजुगेशन में ये सब मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें जीनोम या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। तो क्या करते हैं, वो सेल में F पाइलस की वजह से एंटर करते हैं। क्या करते हैं, F पाइलस को एडजॉर्ब कर देते हैं उस सरफेस पे जिस सेल में इनको एंटर करना होता है, और उसकी हेल्प से वो क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं सेल के अंदर। और जैसे ही वो फेज डीएनए एंटर करेगा सेल के अंदर, हमने क्या पढ़ा था कि M13 पहले रेप्लिकेट करता है तब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, फिर उसके बाद वो वायरियन टाइप हमारा क्या बना देता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना देता है। फिर वो इन्फेक्ट करता है दूसरी सेल्स को, तो इन्फेक्ट करता है F पाइलस के थ्रू, F पाइलस जनरेट करके, और जैसे वो सेल में एंटर करेगा तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में एंटर करता है, मतलब कि वो एक फेज डीएनए की फॉर्म में एंटर करता है। पर जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं RFDNA, मीन्स रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन तब तक प्रोसीड होता है जब तक अबाउट 100
100 RF मॉलिक्यूल्स जनरेट नहीं हो जाते, दैट इज रेप्लिकेटिव फॉर्म्स ऑफ दिस डीएनए जनरेट नहीं हो जाती ई कोलाई की सेल के अंदर। फिर क्या होता है, जब ये रेप्लिकेटिव फॉर्म्स 100 तक जनरेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड विरियन टाइप मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और डीएनए जो है वो एक कैप्सिड की फॉर्म में अरेंज हो जाता है बैक्टीरिया के पेरिप्लाज्म में। फिर वो एक बैक्टीरियोफेज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है डीएनए के अंदर, और एक कोट प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन है वो यहाँ पे 8th जो जीन है उसके थ्रू सिंथेसाइज किया गया और उसका प्रोडक्ट होता है। इसलिए जो वो कोट प्रोटीन है वो किसका प्रोडक्ट है, 8th जीन का। उसकी अबाउट 2800 कॉपीज होती हैं ई कोलाई के अंदर, और जब ये फेज डिवाइड होता है उस टाइम पे, और 3 to 6 कॉपी होती हैं जीन 3rd की। ये दोनों ही प्रोटीन 8th के जीन के प्रोटीन और 3rd जीन के प्रोटीन दोनों ही मिलके कैप्सिड फॉर्म करते हैं उस बैक्टीरियोफेज का, और फिर वो एक्सट्रूड हो जाता है वो बैक्टीरियोफेज थ्रू द बैक्टीरियल पेरिप्लाज्म, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है ई कोलाई का वो डिक्रीज हो जाता है होस्ट सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो क्या कर जाता है, वो जो फेज है वो लाइसिस करके वहाँ से क्या कर जाता है, वो बाहर आ जाता है, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है बैक्टीरिया से, और वो जो बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कर रहा है उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि जो हमारा जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए की फॉर्म में, और ये जो रेप्लिकेटिव डीएनए ये इंटरमीडिएट का काम करता है उस जो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर्म करने के लिए जो जर्नी को कवर करता है M13, उसमें ये इंटरमीडिएट का काम करता है। तो जब ये डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव डीएनए जनरेट करता है उस टाइम पे हम इसकी मैनिपुलेशन करके डिफरेंट टेक्निक्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और डीएनए लाइगेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो रेप्लिकेटिव डीएनए होता है वो लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले विरियन ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा, फिर ई कोलाई के साथ वो इंटीग्रेट होकर रेप्लिकेटिव स्टेज बनाएगा जो कि डबल स्टैंडर्ड होगी। उसके बाद उसमें 8th जीन का जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होगा और 3rd जीन का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा जो कैप्सिड फॉर्म करेंगे, और वो विरियन जो है एक बैक्टीरियोफेज की में कन्वर्ट हो जाएगा और लाइसिस कर देगा ई कोलाई की, और साइड बाय जो सेल्स होंगी उनको इन्फेक्ट हो कर देगा। फिर उसके बाद जब ये रिकम्बिनेंट जो हमारा फेज फॉर्म का जो जीनोम है वो जब आइसोलेट हो जाएगा लाइसिस के बाद, जब उसकी आइसोलेशन हो जाएगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, और वो पैकेज होगा फेज के प्रोटीन में, प्रोटीन कोट में, और वो प्रोटीन कोट लोकेटेड होगा सुपरनेटेंट में। कैसे होगा सुपरनेटेंट में, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट करेंगे तब वो हमारा सुपरनेटेंट में रह जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जब हम आइसोलेशन करेंगे रिकम्बिनेंट जो हमारा डीएनए है उसकी, किससे, उस फेज से जो हमारे कल्चर मीडिया में लाइसिस आउट करने के बाद आ गई है, जब उसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे उस के बाद हमारा जो सुपरनेटेंट होगा उसमें तो आ जाएगा हमारा क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और बाकी जो हमारा मटेरियल है वो हमारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और जो डीएनए है उसको हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म के हेल्प से प्योरीफाई कर लेंगे। तो जो बैक्टीरियोफेज है वो कभी तो प्लाज्मिड की तरह एक्ट करती है और कभी वो वायरस की तरह एक्ट करती है जब हम M13 क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं M13 की बात कर रही हूँ तो M13 का यूज़ करके बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स को डिराइव किया गया था M13 की हेल्प से। तो एक फैमिली ऑफ वेक्टर्स डिराइव किए गए थे M13 से, जिसको हम डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट नाम देते हैं, जैसे M13, MP8, 9, MP18 और 19। और ये जो हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं और ये जो फैमिली है क्लोनिंग वेक्टर्स की जो ड्राइव किए गए हैं M13 क्लोनिंग वेक्टर से, इनमें एक MCS साइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट की अपनी एक एडवांटेज है कि हम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं उस रेस्ट्रिक्शन साइट को कट करने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स के हम जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो इंजर्ट कर सकते हैं। और ये जो MCS साइट है, MCS मल्टीपल क्लोनिंग जो साइट है वो लोकेट होती है LECZ जीन में। LECZ जीन में जो हमारा लेकोप्रोन होता है उसमें भी एक LECZ जीन होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन से सिंथेसाइज करता है, तो वही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। LECZ जीन में हम प्रेजेंट होती है ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और इस क्लोनिंग वेक्टर में LECZ जो जीन है वो अपने रीडिंग फ्रेम को भी कंसिस्ट करता है। मतलब जो LECZ जीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है अलोंग विद देयर रीडिंग फ्रेम्स। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं
ब्लू और वाइट स्क्रीनिंग का यूज़ करके। मतलब हमें देखना है कि कौन सा रिकम्बिनेंट प्रेजेंट है, कौन सा नहीं प्रेजेंट है। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जब ये क्लोनिंग वेक्टर हमने M13 यूज़ किया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे जब हम, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से भी कर सकते हैं और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, लेगजेड जीन प्रेजेंट है अलोंग विद इट्स रीडिंग फ्रेम। तो इन वेक्टर्स में जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो एसिमेट्रिक फैशन में इंक्रीज की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे डिफरेंट जो रेस्ट्रिक्शन साइट हैं वो यहाँ पे एसिमेट्रिक फैशन में इंक्रीज की गई हैं। फॉर एग्जांपल M13, MP8, MP12, MP18 एंड इसके सिस्टर वेक्टर्स हैं जिसमें सेम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को रिवर्स ओरिएंटेशन में अरेंज किया गया है, जैसे M13, MP9, MP19 और MP13. So by using these vectors we have a advantage of getting choice of restriction site, और हम डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है MP13 को यूज़ करने की, वो ये होती है कि ये हाईली इनस्टेबल क्लोनिंग वेक्टर होता है और इसमें जो हम इंजर्ट करते हैं, जो भी हमारा डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट होता है जिसको हम इंजर्ट करते हैं, उसका स्पॉन्टेनियस लॉस हो जाता है। और ये नहीं है कि जितने भी हमने इंजर्ट किए उन सभी का लॉस हो जाएगा। लॉस केवल और केवल उसी DNA फ्रेगमेंट का होता है जिनका साइज ग्रेटर होता है 6 KB से, वो अपने आप लॉस्ट हो जाते हैं इन क्लोनिंग वेक्टर से। तो इनकी यूज़ करने की कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। ये यहाँ पे लाइफ साइकिल शो की गई है कि कैसे M13 जो है वो इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को और कैसे वो रिलीज होता है मीडियम में। M13 फेज रिलीज हो जाती है मीडियम में विदाउट लाइसिंग ई कोलाई सेल्स, हमने उसको रिलीज किया। M13 एब्जॉर्ब करता है ई कोलाई को, F पाइलस के थ्रू एब्जॉर्ब कर जाता है और उसमें एंटर कर जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में एंटर करता है और उसके बाद उसके साथ रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म DNA जनरेट करता है। उसके बाद उसमें जो 8th प्रोटीन का है और जो 3rd प्रोटीन है वो कैप्सिड की फॉर्म करते हैं और उसको वायरन की फॉर्म में, सिंगल स्टैंडर्ड DNA की फॉर्म में उसको एक प्रोटीन कोट में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद वो लाइसिस आउट होता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA असेंबल हो जाता है पेरिप्लाज्म में और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करता है, या फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द M13 क्लोनिंग वेक्टर। सेकेंड जो इसमें आता है वो आता है फेजमेड। फेजमेड सिमिलर होता है M13 के और रेप्लिकेट भी M13 की तरह ही करता है। जो फर्स्ट फेजमेड वेक्टर डेवलप किया गया था वो था PEMBL था, जो सबसे पहले फेज में डेवलप किया गया था। तो कैसे ये PEMBL प्रिपेयर किया गया था, जो कि एक फेजमेड है, फेज प्लस प्लाज्मिड। फेजमिड का मतलब होता है फेज प्लस प्लाज्मिड, दोनों का यूज़ करके हमने एक क्लोनिंग वेक्टर बनाया है जिसको फेजमिड बोलते हैं, और सबसे पहले जो बनाया था PEMBL था। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया गया था, इसमें पुक 8 प्लाज्मिड वेक्टर लिया गया, पुक 8 प्लाज्मिड वेक्टर को लिया गया और इसमें दूसरा एक फेज लिया गया F1 फेज का फ्रेगमेंट इंसर्ट किया गया इस पुक 8 प्लाज्मिड में। और ये जो फ्रेगमेंट था इसमें क्या कंसिस्ट करता था, ये F1 फेज का जो फ्रेगमेंट था इसमें इसका खुद का ओराई था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और अपनी ही मोर्फोजेनेसिस को शो करने के एलिमेंट थे। तो जब ये F1 फेज इन्फेक्ट करती है पुक 8 को, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारा M13 ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रोड्यूस करता है पहले, उसके बाद रेप्लिकेटिव फॉर्म जनरेट करता है। सेम हमारा जो PFML है वो भी जब इसमें इंसर्ट होती है पुक 8 प्लाज्मिड में, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA को प्रोड्यूस करती है। फिर क्या होता है, जो फेज है वो फेज F1 जो है वो अरेंज हो जाती है, असेंबल हो जाती है फेज कोट की फॉर्म में, और लाइसिस प्रोसेस के थ्रू कल्चर मीडियम में लिबरेट हो जाती है। बिना किसी सुपर इन्फेक्शन के फेजमेड रेप्लिकेट करती है, तो वो पुक की तरह रेप्लिकेट करती है, और जब वो रेप्लिकेटिव फॉर्म में रेप्लिकेट करती है तो वो डबल स्टैंडर्ड DNA की फॉर्म में आइसोलेट हो जाती है पुक से। ठीक है, इसी वजह से हम फेजमेड को डिफरेंट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ब्लू स्क्रिप्ट SK वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, एक फेजमेड होता है। ब्लू स्क्रिप्ट SK वेक्टर जिसकी मैंने अभी बात की थी वो क्या होता है, एक फेजमेड होता है।
तो जो भी फेजमिड होते हैं वो क्या होते हैं, फेज प्लस प्लाज्मिड से बनते हैं, और इसको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में, डायरेक्ट साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में यूज़ कर सकते हैं, और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को प्रोड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं। और जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होते हैं इनका क्या मेजर रोल होता है, इससे हम सर्कुलर आरएनए प्रोब जनरेट कर सकते हैं, और राइबो प्रोब प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं हम इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का। नेक्स्ट इज आर कोस्मिड बेस्ड वेक्टर। जो कोस्मिड बेस्ड वेक्टर होते हैं इसमें फेज लेमडा डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, फेज जो हमारा लेमडा है उसके डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है ताकि एक लार्जर इंजर्ट क्लोनिंग वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सके। लार्जर इंजर्ट क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये है कि जिसमें हम लार्ज डिजायर्ड फ्रेगमेंट को इंजर्ट करके क्लोन्ड बना सकें उसके, लाइक अगर ह्यूमन जीनोम को हमें स्टडी करना है या माइस जीनोम को हमें स्टडी करना है, मतलब अगर मैमल्स के जीनोम को हमें मैप करना है, तो उन सब के लिए हमें लार्ज इंजर्ट क्लोनिंग वेक्टर्स की जरूरत होती है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम कोस्मिड बेस्ड वेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। कोस्मिड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कोस्मिड जो होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स जीनोम्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जो अपर लिमिट होती है इंसर्ट कैपेसिटी की, मैंने बोला कि जो लेमडा फेज लेमडा है उसको इंसर्ट करके रेप्लिकेट करवाया जाता है, तो यहाँ पे जो फेज लेमडा है उसकी जो अपर लिमिट है वो अबाउट 21 केबी की होती है, जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं रेप्लिकेट करवाने के लिए। तो क्योंकि कुछ असेंशियल जीन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो कोस साइट जो प्रेजेंट होती है कोस्मिड में, उनके बीच में हम जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो मैक्सिमम लेंथ होती है 52 केबी। तो जो कोस्मिड वेक्टर होते हैं उनकी कोस साइट तो फेज लेमडा से इनकॉर्पोरेट की जाती है, और जो उनका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ये बोला गया है कि जो कोस्मिड होते हैं वो फेज लेमडा से बनते हैं, फेज लेमडा से बनते हैं, प्लस वो किससे बनते हैं, हमारे प्लाज्मिड से बनते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो जो फेज लेमडा से इनकॉर्पोरेट की जाती है कोस्मिड में वो की जाती है कोस साइट ली जाती है फेज लेमडा से, और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो, और ड्रग रेजिस्टेंट जीन जो है वो, और सेवरल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट जो है ये सब ली जाती है प्लाज्मिड से लिया जाएगा ओराई और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और लिया जाएगा रेस्ट्रिक्शन साइट। ये तीन चीज़ें ली जाएंगी प्लाज्मिड से, और लेमडा जो फेज लेमडा है उससे ली जाएंगी कोस साइट, तब जाके प्रिपेयर किया जाता है हमारा कोस्मिड। और ये बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लार्ज इंजर्ट को क्या कर सकें, इसमें इंजर्ट करवा के क्लोन बना सकें। तो हम कह सकते हैं कि जो कोस्मिड है वो कॉम्बिनेशन होता है फेज लेमडा का और किसका, प्लाज्मिड का। जब एक कोस्मिड को रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू लीनियराइज्ड किया जाता है, क्या होगा, ये वैसे तो सर्कुलर है पर जब इसको रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट कर देंगे तो ये लीनियर फॉर्म कर देगा, लीनियर फॉर्म कर देता है। तो लीनियर और जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फॉरेन डीएनए है उसको इसमें इंसर्ट करके जब इसको लाइगेट कराया जाता है और क्लोनिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है वो कंसिस्ट करता है अल्टरनेटिंग कोस्मिड वेक्टर। क्या कंसिस्ट करता है, अल्टरनेटिंग कोस्मिड वेक्टर एंड इंजर्ट के कॉनकेटामर्स, दोनों वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कंसिस्ट करता है। तो ओनली रिक्वायरमेंट क्या है उस डीएनए की जो हमें कोस्मिड में इंसर्ट करना है, वो ये है कि ये एक कोस साइड कंसिस्ट करे, और जो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब जितना ये लॉन्ग होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए 37 to 52 केबी। सो कोस्मिड बहुत, क्योंकि कोस्मिड जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, हमें पता है कि 52 केबी ही लॉन्ग होता है, उस जो मैक्सिमम लेंथ होती है कोस साइड के बीच में वो 52 केबी होती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमें इंसर्ट करना है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक कोस साइड कंसिस्ट करे और क्या करें, उसकी लेंथ इतनी हो कि वो 52 केबी के बीच में क्या हो जाए, इंसर्ट हो सके, मतलब कि 37 to 52 केबी के जितनी ही उसकी लेंथ होनी चाहिए, अदरवाइज ये इंसर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि जो कोस्मिड होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो इंसर्ट करवा सकते हैं 40 केबी लॉन्ग हमारे फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स को, और उसको अच्छे से पैकेज कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेल के अंदर ये कोस्मिड क्या हो जाते हैं, लीनियराइज्ड होकर दोबारा से सेल के अंदर ये क्या हो जाते हैं, रीसर्कुलराइज्ड हो जाते हैं, और अपनी कोस साइट को यूज करके ये प्लाज्मिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंजर्ट कैपेसिटी वेक्टर। क्या होता है ये, क्यों प्रिपेयर किए गए लार्ज इंजर्ट कैपेसिटी वेक्टर, क्योंकि हमें जीनोम मैपिंग करनी होती है, लाइक माउस की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए हमें मैपिंग करनी होती है या उनका एनालिसिस करना होता है।
तो उस टाइम पे हमें लार्ज इंजर्ट कैपेसिटी वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और ये इसीलिए डेवलप किए जाते हैं क्योंकि जो फेज लैम्डा होता है, फेज लैम्डा होता है और जो कोस्मिड होता है हमारा, उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट को ही हम इंजर्ट कर सकते हैं और उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लार्ज इंजर्ट कैपेसिटी वेक्टर क्या है हमारे फॉर्म किए गए, ताकि हम ह्यूमन आर्टिफिशियल मतलब ताकि हम ह्यूमन और जो मैमल्स के जो लार्ज जीनोम है उनकी स्टडी कर सके, उनकी मैपिंग कर सके, उनकी एनालिसिस कर सके। तो ये जो लार्ज इंजर्ट कैपेसिटी वेक्टर्स हैं ये बेस्ड होते हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में के बेस पे, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बेस पे, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बेस पे। MAC स्टैंड फॉर मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PAC स्टैंड फॉर P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC स्टैंड फॉर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC स्टैंड फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो हम बात करते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर की, जिसको हम YAC बोलते हैं। क्या होते हैं YAC? ये लीनियर मोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जो हमारी ईस्ट होती है वो यूकैरियोट्स में आती है और यूकैरियोट्स का लीनियर हमारा जीनोम होता है, तो लीनियर मोलिक्यूल्स होते हैं। इसमें एक सेंट्रोमर होता है, सेंट्रोमर प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसके बीच में जो सेपरेट करता है सिस्टर क्रोमेटिड्स को, वो सेंट्रोमर प्रेजेंट होता है। इसमें टेलोमर प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, एक ओराई प्रेजेंट होता है, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम ARS बोलते हैं, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी होती है ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने की। तो जो YAC होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, वो डाइजेस्ट किया जाता है इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू, जो कहाँ पे एक्ट करते हैं, SUP4 साइट पे एक्ट करते हैं। SUP4 जो साइट होती है वो स्टैंड करती है सुप्रेसर tRNA जीन मार्कर के लिए। और BAM जो हमारी BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो BAMH1 यहाँ पे इसको कट करता है, जिसकी वजह से ये सेपरेट करता है टेलोमेर सीक्वेंस को, क्योंकि इसमें टेलोमेर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमर प्रेजेंट होता है, ORI प्रेजेंट होता है। तो ये जो BAMH1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब वो यहाँ पे कट करता है तो ये रिमूव कर देता है एक फ्रेगमेंट को और सेपरेट कर देता है टेलोमेर सीक्वेंस को। तो ये डाइजेशन प्रोड्यूस करता है टू आर्म्स प्रोड्यूस हो जाती है, एक लेफ्ट आर्म प्रोड्यूस हो जाती है, एक राइट आर्म प्रोड्यूस हो जाती है। लेफ्ट आर्म जो हमारी प्रेजेंट होती है वो कंसिस्ट करती है यहाँ पे ट्रिप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस करने वाला है, और ये हमारा URA3 जीन को कंसिस्ट करती है। तो जो यहाँ पे 2 आर्म कंसिस्ट होने के बाद जो फॉरेन जीनोमिक DNA है, जिसको हमें यहाँ पे क्लोनिंग बनानी है, जिसके क्लोन बनाने हैं हमें, उसको हम यहाँ पे लाइगेट करवाते हैं और एक फंक्शनल जो हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और जो हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो ईस्ट सेल में ही रेप्लिकेट करता है, इसीलिए इसका नाम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो ओराई प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, उसकी कैपेबिलिटी होती है यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेट करने की। और वो यूकैरियोट क्या है, हमारा ईस्ट, या तो हम होस्ट ईस्ट को यूज़ करते हैं या फिर इकोलाई को यूज़ करते हैं। तो अगर हमें यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज़ करना है तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए हम होस्ट यूज़ करते हैं ईस्ट, और अदरवाइज जितने भी हमारे अब तक के क्लोनिंग वेक्टर हैं वो हम इकोलाई बेस्ड ही प्रिपेयर किए गए हैं। और बेसिकली हम यूज़ जो करते हैं वो इकोलाई बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसी में रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और ये बहुत ही ईजिली हैंडल हो जाता है, और वो इजिली इकोलाई को इन्फेक्ट कर देते हैं, फेस वगैरह, प्लाज्मिड वगैरह, इसीलिए हम बेसिकली इकोलाई का यूज़ करते हैं। फिर जो हमारा ईस्ट क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ईस्ट सेल्स जो होती हैं वो हाईली अनस्टेबल होती हैं और उनको सॉलिड मैट्रिक्स में इम्बेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें ओस्मोलाइसिस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो हम यहाँ पे एगार मीडियम उनको कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एक सॉलिड मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना पड़ता है उनको कल्चर करने के लिए। तो एक बार जब ईस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं, जब हम उसको इंसर्ट के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो उसको एक सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू एसोसिएट किया जाता है, ताकि हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकें, और रेप्लिकेशन के बाद हम ये स्क्रीन आउट कर सकें कि कौन सा हमारा रिकम्बिनेंट ईस्ट है कल्चर मीडियम में। और जो DNA फ्रेगमेंट है, कुछ DNA फ्रेगमेंट है हमारे, जो डिज़ायरेबल DNA फ्रेगमेंट है जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है, और वो कंसिस्ट कर रहे हैं रिपीटेड सीक्वेंस, तो उसको भी हम यहाँ पे जो हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसकी एक एडवांटेज होती है। और इसकी एक एडवांटेज ये होती है कि लार्ज फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है, लाइक यूकैरियोटिक DNA फ्रेगमेंट्स को कर सकता है, स्टेबल मेंटेनेंस होती है इसकी, और रेप्लिकेशन करता है फॉरेन DNA की लॉन्ग जो फ्रेगमेंट होते हैं उनकी भी ये रेप्लिकेशन कर देता है, अराउंड 2000 के भी लॉन्ग फ्रेगमेंट्स की भी ये क्लोनिंग कर देता है। तो ये इसकी एडवांटेज होती है। और इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि इसकी लिमिटेड यूज़ होते हैं, हम इसको वी कांट यूज़ इट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट। और बेसिकली हम जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है इसको जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर्स यूज्ड इन यूकैरियोट्स। जब मैं यूकैरियोट की बात करती हूँ तो हम बेसिकली प्लाज्मिड का भी यूज़ करते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स
क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें भी यूकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इट मीन्स टू से कि जो प्लाज्मिड है उनके अंदर जो ओराई होता है वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी रेप्लिकेशन कर पाएंगे, और उसमें कुछ मार्कर जीन भी होते हैं जो बाद में हमें स्क्रीनिंग में हेल्प करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्लाज्मिड की यूकैरियोटिक सेल में यही है कि जो प्लाज्मिड है वो ईस्ट में को अपना होस्ट बना लेते हैं या प्लांट को अपना होस्ट बना लेते हैं, और इसीलिए हम उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर पाते हैं। ईस्ट का एक अपना नेचुरल प्लाज्मिड होता है 2 माइक्रो सर्कल, बट वो बहुत ही लार्ज होता है, इसलिए हम उसको क्लोनिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए एक क्लोनिंग वेक्टर प्रिपेयर किया गया जिसको YEP बोला जाता है, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। और इसको कैसे क्रिएट किया गया है? इसको जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू क्रिएट किया गया है। इसमें क्या होता है, ओराई तो होता है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो 2 माइक्रो सर्कल का होता है, जो कि एक नेचुरल प्लाज्मिड होता है ईस्ट का। और इस YEP में, ईस्ट एपिसोमल जो प्लाज्मिड है, इसमें एक जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है जो कि एक डिफेक्टिव जीन होता है, और वो डिफेक्टिव जीन होता है अमाइनो एसिड के लिए, ताकि हम उसको उसकी स्क्रीनिंग कर सकें और उसको सिलेक्ट कर सकें। बट यहाँ पे हमें शटल वेक्टर को प्रिपेयर करना पड़ता है, और वो शटल वेक्टर इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि जो उनमें ओराई हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, वो ईस्ट का हो, और वो उनमें जो कैपेबिलिटी हो कंस्ट्रक्ट को प्रिपेयर करवाने की वो इकोलाई के लिए हो। इट मीन्स टू से डैट कि जो कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कि जो हमारा फॉरेन DNA प्रिपेयर किया जाता है इनकॉर्पोरेट करके, वो कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर किया जाए बैक्टीरिया में, और उसके बाद उसको डिलीवर किया जाए ईस्ट सेल में, ताकि हम उसको उसके एक्सप्रेशन की स्टडी कर पाएँ। तो ये काफ़ी टफ प्रोसेस पड़ जाती है, और इसकी इतनी एडवांटेज नहीं होती, और इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसके बाद जो वेक्टर डिस्कवर किया गया वो होता है एक नेचुरल बैक्टीरियम, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसिन। क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसिन। ये इन्फेक्ट कर देता है प्लांट सेल्स को, उन प्लांट सेल्स को जो सोयल लेवल पे ऑलरेडी डैमेज होती हैं, और ये इस तरह से इन्फेक्शन करता है कि प्लांट्स में ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, और वो जो ट्यूमर फॉर्म होते हैं वो उसी रीजन के पास में फॉर्म होते हैं जहाँ पे प्लांट इन्फेक्टेड है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसिन होते हैं उसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है, अपना एक नेचुरल प्लाज्मिड होता है जिसको हम TI प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जो TI प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर किया ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है किसको? प्लांट सेल्स के न्यूक्लियाई को, क्योंकि जो प्लांट सेल्स के न्यूक्लियाई हैं वो इन्फेक्टेड किए गए हैं इस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसिन के थ्रू। क्या होता है, मान लो ये एक प्लांट है और यहाँ से ये इन्फेक्टेड है, और यहाँ पे ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसिन इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो ये प्लांट की जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसमें जाके उसके न्यूक्लियाई को भी ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर करने के बाद ये ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियस में पहुँच जाएगा ये TI प्लाज्मिड, इसका DNA उस न्यूक्लियस के DNA के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब कि जो TI प्लाज्मिड है वो अपने DNA को इस प्लांट के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट है उसके साथ इंटीग्रेट कर लेगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो द इंटीग्रेटेड DNA कैरियर जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओपाइंस, जो ओपाइंस की सिंथेसिस करते हैं, तो इंटीग्रेटेड DNA किसका? इंटीग्रेटेड DNA है प्लाज्मिड का। TI प्लाज्मिड प्लस जो हमारा प्लांट का जो जीनोम है वो दोनों इंटीग्रेट होके जो जीन कंसिस्ट करते हैं उनमें एक जीन प्रेजेंट होता है जो ओपाइन की सिंथेसिस करता है। ये ओपाइन जो होते हैं ये मेटाबोलाइज्ड कर लिए जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, बट ये प्लांट के थ्रू क्या नहीं किए जाते, डाइजेस्ट नहीं किए जाते, मेटाबोलाइज नहीं किए जाते। इसी वजह से जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था प्लांट में वहाँ उसी के साइड में ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वो ये जो ओपाइंस है वो वहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है। प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए ये एनालाइज किया गया कि जो TI प्लाज्मिड होते हैं अगर उनका कोई पार्ट, उनका एक फ्रेगमेंट कट कर दिया जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, और जो हमारा फॉरेन DNA मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा क्या होता है डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट होता है, उसको इंजर्ट कर दिया जाए, तो जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट करेगा प्लांट सेल्स को, तो जो TI का प्लाज्मिड है वो प्लांट सेल्स की जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और वो क्या कर देगा, वो जीन जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था वो प्लांट सेल में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे YEP का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसिन जो कि एक नेचुरल बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट TI प्लाज्मिड का यूज़ कर सकते हैं प्लांट सेल्स में क्लोन प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट सेल एज ए होस्ट एक्ट कर सकती हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू ईस्ट। तो
ये था हमारा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. होप यू डू लाइक माय वीडियो. एंड नेक्स्ट इज आर डिलीवरी ऑफ वेक्टर्स इनटू यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में कैसे हम डिलीवर करते हैं वेक्टर्स को. जो ई कोलाई होती है बेसिकली, अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो वहाँ पे तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर देता है, या तो एफ पाइलस के थ्रू एंटर कर जाता है, फेज वगैरह सॉरी एफ पाइलस के थ्रू हो जाता है, या फेज वगैरह है, प्लाज्मिड वगैरह पे वैसे ही ई कोलाई को इन्फेक्ट कर लेती हैं. तो यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू ई कोलाई में हमारा जो डिलीवरी करनी होती है हमें रिकम्बिनेंट मटेरियल की, वो हो जाती है. बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें वो थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसफेक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है. तो जब हमें ट्रांसफेक्शन करना होता है, अपने रिकम्बिनेंट मटेरियल की डिलीवरी करनी होती है एनिमल सेल्स में, तो हम एनिमल सेल्स को पहले ट्रीट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, ताकि क्या हो उसके जो सेल होती है, प्लांट सेल या एनिमल सेल जो भी है, यूकैरियोटिक सेल हमने ली है या ईस्ट सेल जो भी हमने ली है, वो हाईली परमिएबल हो जाए डाइवैलेंट कैटायन के थ्रू. और या फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स DEAE डेक्स्ट्रेन और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, ताकि जो अपटेक है उस रिकम्बिनेंट डीएनए की वो इजीली हो जाए यूकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स उसको रेप्लिकेट करें, उसके मल्टीपल क्लोन्स जनरेट कर दें. तो इस तरह हम वेक्टर को डिलीवर करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में. या फिर हम इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को. इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं जिसमें हमें क्लोनिंग करनी है, ये अपने डिलीवर करना है अपना मटेरियल, वो सब्जेक्ट की जाती है हाई वोल्टेज की पल्सेस के थ्रू. और वो जो हाई वोल्टेज ग्रेडियंट है उसकी वजह से सेल क्या हो जाती हैं, वो परमिएबल हो जाती हैं, और वो अपनी सराउंडिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट डीएनए का अपटेक कर लेती हैं. ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक होती है ये हाईली यूजफुल होती है प्लांट के लिए, एनिमल एंड माइक्रोबायल सोर्सेज के लिए. सेकंड जो रिसेंटली डेवलप टेक्निक है वो है लिपोफेक्शन. लिपोफेक्शन में क्या होता है, इसमें रिकम्बिनेंट जो डीएनए होता है उसको एक लिपिड कोटेड पार्टिकल, जैसे हमारा बैक्टीरियोफेज होता है ना, उसमें वो कोटेड पार्टिकल होता है, ऐसे ही उसको एक लिपिड से कोटेड पार्टिकल से क्या कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं उस रिकम्बिनेंट डीएनए को. ठीक है, और उसको फ्यूज करवा देते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के साथ. लिपिड मेम्ब्रेन उस पर्टिकुलर सेल की जो लिपिड मेम्ब्रेन है, उससे हमें पता है लिपिड प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो उसके साथ उसको फ्यूज करवाएंगे तो वो क्या कर देगी, रिलीज कर देगी डीएनए. जैसे हम बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस में पढ़ते हैं, तो उसी तरह का मैकेनिज्म होता है लिपोफेक्शन. फिर आता है कि डिलीवरी कैसे होती है रिकम्बिनेंट की प्लांट सेल्स में. जो प्लांट सेल्स होती है उसको स्ट्रिप्ड आउट किया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स और एक थिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो उसको कट डाउन करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो उस टाइम पे हम एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं ताकि जो प्लांट सेल है वो अपने प्रोटोप्लास्ट को लीव कर दें. फिर जो सेल वाल को स्ट्रिप्ड आउट करने के बाद जो प्लांट सेल्स होती है वो इतनी कैपेबल बन जाती है कि वो रिकम्बिनेंट को इजिली टक ले अपने अंदर. फिर सेल वाल को रीजनरेट करने के लिए हम उसको अप्रोप्रिएट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो प्लांट सेल्स है वो डेड ना हो और वो अपनी सेल वाल को फॉर्म कर ले और मेंटेन करे अपनी इंटीग्रिटी, और वहाँ पे वो रेप्लिकेट करती जाए और क्लोन फॉर्म कर दे. एक मोर ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर जो इन्वॉल्व होता है माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल टिटेनियम और गोल्ड पैलेट माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड होता है. इसमें क्या करते हैं, जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको टाइटेनियम या गोल्ड के साथ क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल की हेल्प से उसको इंसर्ट कर देते हैं प्लांट सेल्स में. एक होता है बायोलिस्टिक टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव चार्ज दे देते हैं और माइक्रो प्रोजेक्टाइल के थ्रू हाई वेलोसिटी से अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को हम प्लांट सेल्स में इंसर्ट कर देते हैं. इस तरह हम डिलीवरी करते हैं रिकम्बिनेंट टाइप की. So this was all about the cloning vectors and the delivery of vectors into eukaryotes. Hope you do like my videos, and if you like my video then please thumbs up, and if you have any query then write in the comment box given below. And thank you so much for watching my videos, and please subscribe to my channel and support me.